दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, विश्व की श्रेष्ठ साहसिक कहानियां, विपरीत परिस्थितियों में जीने की प्रेरणा देने वाली 4 कहानियां। एक मौत हारती गई। दोस्तों, अपने 20 साल के सर्कस जीवन में मैंने कितने हो खूंखार जंगली जानवरों को सधाया और उन्हें पालतू बनाया है। कितनी ही बार मुझे अपने इस काम में अपनी जान पर खेल जाना पड़ा है। मौत से नजरें मिलाना मेरी आदत बन चुकी है। मगर यह घटना मैं कभी नहीं भूल सकता जब पेरिस के एक होटल में मैंने कुछ विदेशी मेहमानों के सामने अपने पालतू जानवरों का करतब पेश किया था और उसी रात मेरी एक शेरनी अपना पिंजरा तोड़कर होटल में घूमने निकल गई थी। उस रात को खेल दिखाने के बाद मैंने उसी होटल के हॉल में जानवरों के पिंजरों को रखवा दिया था और स्वयं करीब के एक दूसरे होटल में चला गया था। रात के 2 बज रहे थे जब सहसा टेलीफोन पर किसी ने मुझे घबराए स्वर में यह खबर दी। मैं जिन कपड़ों में लेटा था उन्हीं को पहने हुए बाहर होटल के हॉल में पहुंचकर निरीक्षण किया तो पता चला कि शेरनी ने अपने पिंजरे की एक छड़ को न जाने किस तरीके से तोड़ डाला था और वह बाहर निकल गई थी। जितना मैं चिंतित था उससे कहीं ज्यादा हैरान भी था। वह शेरनी मेरी सबसे ज्यादा लाडली थी और बहुत समझदार थी। आज तक उसने मुझे कोई शिकायत नहीं होने दी थी, फिर आज उसका दिमाग कैसे फिर गया। वह हॉल होटल की निचली मंजिल पर था। मैंने चारों तरफ देखा मगर शेरनी का कहीं पता न था। चौकीदार ने बताया कि उसने शेरनी का सिर्फ खाली पिंजरा देखा था। शेरनी कहाँ गई उसे भी नहीं मालूम। डर और घबराहट से उसका बुरा हाल था। मैंने उसे तसल्ली दी और समझाया कि यह बात किसी को मालूम न हो, वरना बात फैल गई तो यहाँ भगदड़ मच जाएगी, जिसका परिणाम और भी बुरा होगा। उसी से पता चला कि निचली मंजिल पर जो बाहर निकलने का दरवाजा था वह बंद था, यानी शेरनी बाहर निकलकर नहीं जा सकती थी। जो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थीं, उनका सिलसिला हॉल से ही शुरू होता था। इसका मतलब था कि शेरनी ऊपर ही कहीं गई थी। ऊपर के सारे कमरों में मेहमान मौजूद थे, लेकिन मैं जानता था कि इतनी रात को किसी ने भी अपना दरवाजा खुला नहीं छोड़ा होगा। मैं चाहता था कि उनमें से किसी को भी इस घटना का पता न चले। जिस तरह से वे सोए पड़े हैं उसी प्रकार सोए रहें। चौकीदार से जब मालूम हुआ कि ऊपर वाली मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है और वहां फिलहाल सिर्फ एक स्टोर रूम मौजूद है, तो मैं समझ गया कि शेरनी शांति और अंधेरे की तलाश में वहीं गई होगी। गलियारों में सतर्क निगाहें डालता मैं उसी मंजिल पर पहुंच गया। अपने बचाव के लिए मेरे पास सिर्फ हंटर था। छत पर चारों तरफ रेत और सीमेंट की बोरियां तथा खाली ड्रम फैले हुए थे और उन्हीं के बीच बड़ा सा स्टोर रूम नजर आ रहा था। दरवाजा खुला था और अंदर छत पर गहरा अंधेरा था। धीरे धीरे मैंने शेरनी का नाम लेकर उसे पुकारना शुरू कर दिया, जैनी, जैनी। सारे कोनों में देख देख कर मैंने आवाजें लगाई, लेकिन कोई जवाब न मिला। गहरे सन्नाटे में मैं सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुन रहा था और फिर मैं हर कदम सतर्कता पूर्वक रखता हुआ स्टोर रूम में दाखिल हुआ। कान लगाकर मैं कुछ देर आहट लेने की कोशिश करता और बड़े प्यार से धीमे स्वर में पुकारता रहा, जैनी, जैनी। कुछ देर बाद दूर एक कोने से मैंने गुर्राहट की आवाज सुनी और फिर जब उस दिशा में मैंने गौर से देखा तो नीली नीली आंखें अंधेरे में चमकती नजर आईं। मैंने फिर आवाज दी। वह फिर धीरे से गुर्राई। उसकी आवाज से लगता था जैसे वह अपनी हरकत पर खुद ही शर्मिंदा हो। स्टोर रूम में पड़ी एक कुर्सी मैंने पहले ही उठा ली थी। उसे ढाल की तरह दोनों हाथों में पकड़कर मैं आगे बढ़ने लगा, साथ ही मैंने उसे उलाहना देना शुरू कर दिया, जैनी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे कारण मुझे रात को जागना पड़ा। चलो अब सीधे से
उसने जब मुझे अपने करीब पहुंचते देखा तो वह गर्दन मोड़कर दांत दिखाने लगी। इसका मतलब था, जाओ यहां से, मुझे आराम करने दो। जवाब में मैंने अपना हंटर जमीन पर फटकारा। उसे मेरी धमकी पसंद नहीं आई, इसलिए कि वह आज खुद को आजाद समझ रही थी। इस बार वह नाराजगी भरे अंदाज में गुर्राई और 2-3 बार अपनी पूंछ भी गुस्से से फटकारी। मैं जब और उसके करीब पहुंचा तो उसने अपना बायां पंजा उठाकर कुर्सी के पाए पर मारा। मैं तब भी पीछे न हटा तो वह गुर्राते हुए दूसरे कोने की तरफ बढ़ गई। मैं भी वहां पहुंच गया और फिर कुर्सी को एक हाथ से उसकी ओर लपकाकर दूसरे हाथ से हंटर को जमीन पर मारा। पाया टूट गया और कुर्सी मेरे हाथ से छूट गई। वह दांत दिखलाती हुई मेरे करीब से गुजरकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसे पुकारते हुए मैं उसके पीछे लपका, मगर जब तक मैं बाहर निकला वह सीढ़ियां उतर चुकी थी। मेरा ख्याल था कि वह समझ गई है कि मैं उसे उसकी मनमानी नहीं करने दूंगा, इसलिए वह खुद ही अपने पिंजरे की ओर जा रही है। मगर मैं जब स्टोर रूम वाली मंजिल से उतरा, यह ओझल हो गई थी। गलियारा दूर दूर तक सुनसान था। अब तो मारे घबराहट के मेरा दिल धक धक करने लगा। इतनी जल्दी वह कहाँ गायब हो सकती थी? नीचे उतर जाने का सवाल ही नहीं उठता था। दीवानों की तरह भाग भाग कर मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। अब तो मैं उसे आवाज भी नहीं लगा सकता था। कमरों में सोए व्यक्तियों में से अगर किसी को पता लग जाता तो डर और घबराहट में वह चीख चीख कर आफत बर्पा कर सकता था। वह कहीं भी नहीं थी। नीचे जाने वाली सीढ़ियां भी सुनसान थीं। तभी एक कमरे के दरवाजे पर मेरी नजर पड़ी। झांका तो देखा, शेरनी एक पलंग के नीचे आंखें मूंदे लेटी थी। कमरे में शेरनी के अलावा कोई नहीं था, हालांकि बत्ती जल रही थी। मैंने पलंग के सामने बैठकर ज्यों ही हंटर से शेरनी का सिर थपथपाया, वह पंजा लपकाकर गुर्रा उठी। जिस ढंग से उसने दांत निकाले, इसका मतलब था कि अब वह मुझे चेतावनी दे रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा अचानक खुल गया। एक आदमी बाथरूम से बाहर निकला। बौखलाहट में उसने पहले मुझे देखा, फिर नीचे झुककर शेरनी को देखा और इससे पहले कि मैं उसका मुंह बंद कर देता, उसने हलक फाड़कर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर चौंकते हुए वह गलियारे में भागता चला गया। अब तो मेरे हाथ पांव कंपाने लगे। हथेली पसीने से भीग गई। मैंने शेरनी को देखा जो पंजों के बल बैठी दांत निकालकर मुझे घूर रही थी। मेरी हालत खराब हो गई। थरथराते कदमों से मैं बाहर निकल आया। मैंने दरवाजा बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी। उस आदमी की दीवानगी भरी चीखें सारे होटल में हंगामा बरपा कर चुकी थीं। होटल का हर आदमी जैसी हालत में था, अपने कमरे से निकलकर एक दूसरे से टकराता बाहर भाग रहा था। यूं लगता था जैसे शेरनी उनका पीछा कर रही हो। देखते ही देखते सारा होटल खाली हो गया। कुछ ही देर में होटल के बाहर लोगों की जबरदस्त भीड़ लग गई। पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच गईं, लेकिन पुलिस वाले अपनी सारी गतिविधियां बाहर तक ही सीमित रखे हुए थे। उनकी भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने नीचे जाकर सबको समझाया कि वे लोग शोर न मचाएं। शोर से शेरनी भड़क गई तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। अब मैं फिर कमरे में पहुंचा। शेरनी को पलंग के नीचे से निकालने के लिए मैंने हंटर बार बार पटका, मगर वह बाहर न निकली, पलंग के नीचे ही बैठी गुर्राती रही। तब लिए यह कदम उठाया जो जानलेवा साबित हो सकता था। अचानक मैंने पलंग को जोर से घसीटकर दूसरी ओर कर दिया। इस दौरान अगर शेरनी मुझ पर हमला कर देती तो मेरा मरना बिल्कुल निश्चित था, क्योंकि मैं बिल्कुल निहत्था था। पलंग हटाकर मैंने जल्दी से फिर एक कुर्सी और हंटर को उठा लिया। शेरनी अब मेरे सामने थी। वह मुझे अजनबी निगाहों से देखकर गुर्रा रही थी।
उसकी आंखों में अब हिंसा के भाव साफ नजर आ रहे थे। मैंने हंटर घसीटकर उसके सिर पर दे मारा। बिलबिलाकर उसने दोनों पंजों से हंटर को पकड़ना चाहा। वह उसके हाथ न आया तो उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उछलकर पलंग के ऊपर चढ़ गई। पलंग के दूसरी ओर मैं था। वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने ज्यों ही कुर्सी को उसकी तरफ लहराया, उसने इतने जोर से पंजे चलाए कि एक बार में ही कुर्सी टूटकर दूसरी ओर जा गिरी। उसके दूसरे वार ने मेरा कंधा बिल्कुल लहूलुहान कर डाला। अब मौत ठीक मेरे सामने खड़ी थी। जिस शेरनी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, वह अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान रही थी। इससे पहले कि मैं पीछे हट जाता, उसने मेरी ओर छलांग लगा दी और मेरा दायां कंधा नोचते हुए जमीन पर आ गई। गुस्से और वहशत से मेरा सारा शरीर थरथरा उठा। मैंने हंटर का एक जोरदार प्रहार उसके सिर पर कर दिया। वह दर्द से बिलबिलाकर पीछे दुबक गई। मैंने जल्दी से फिर एक कुर्सी उठाकर उसके सामने कर दी और दोबारा उसके सिर पर हंटर चलाया। इस बार शेरनी गुर्राकर पीछे खिसक गई। वह समझ गई कि मैं भयभीत नहीं हुआ हूं, इसलिए वह डर गई। कुर्सी उसकी ओर लहरा लहराकर मैं उसे दरवाजे की ओर ले जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक उसने नखरे किए, मगर फिर वह उठकर दरवाजे से बाहर निकल गई। तब भी वह गुर्रा रही थी। खून मेरे घावों से निकलता जा रहा था और मुझ पर कमजोरी का एहसास बढ़ता जा रहा था। इतना मौका भी तो न था कि मैं अपने घावों पर पट्टी बांध सकूं। जल्दी से मैं गलियारे में आ गया। मुझे देखते ही शेरनी मुड़कर खड़ी हो गई। मेरे लिए वह घड़ियां बेहद नाजुक थीं। शेरनी को मेरी कमजोरी का एहसास हो गया था। मैं कुर्सी लहरा लहराकर उसे सीढ़ी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था और वह इस ताक में थी कि कब मैं हार मानूं और वह मुझ पर हमला करे। सीढ़ियों के सिरे तक वह मुझे मुड़-मुड़ कर देखती हुई गई, मगर वहां पहुंचकर वह मेरी तरफ देखते हुए फिर से पलटकर खड़ी हो गई। कुर्सी को मैंने ज्यों ही उसकी ओर लहराया, उसने उछलकर पंजा मारा। वार जबरदस्त था। कुर्सी मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। मैं ज्यों ही कुर्सी उठाने को नीचे झुका, वह बिजली की तरह मेरी ओर को लपकी। मगर मैं उसका इरादा पूरा होने से पहले उठकर खड़ा हो गया और अपने हंटर के 3-4 वार लगातार उसके सिर पर कर डाले। पहले तो वह तड़प कर पीछे हटी, लेकिन फिर उसने हंटर का सिरा अपने पंजों में जकड़ लिया। शेरनी अब हंटर को अपनी तरफ खींच रही थी और मैं उसे अपनी तरफ खींच रहा था। अगर मैं उस समय जरा सा भी असावधान होता तो वह मेरे ऊपर होती। मैंने अपने शरीर में भरपूर ताकत इकट्ठी की और एक ऐसा जोरदार झटका दिया कि उसके पंजों से हंटर छूट गया। यही घड़ी मेरे लिए आखिरी मौका थी। मैंने पूरी ताकत समेटकर उसके सिर पर अंधाधुंध हंटर मारने शुरू कर दिए। शेरनी इस अप्रत्याशित हमले से बौखला गई। फिर मैं नहीं रुका। पहले तो वह दहाड़कर इधर-उधर हटी, फिर दहाड़ते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। मैं तब भी नहीं रुका। कुछ ही देर बाद वह अपने पिंजरे में घुसकर दुबक गई। मैंने जल्दी से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। होश आया तो मैं अस्पताल में था। पूरे 24 घंटे बाद मुझे होश आया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि मैं जीवित था। शेरनी के रूप में मेरी मौत आई जरूर थी, किंतु वह हार कर चली गई थी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दो जीने की चाह। दोस्तों, उसके चारों तरफ या तो सन्नाटा था या फिर बर्फ। वह बर्फ के तौदों के बीच पड़ा हुआ था। हवा के झक्कड़ उसके जिस्म को चीरे दे रहे थे। जिस जगह वह पड़ा हुआ था, वहां से सिर्फ 2 गज के फासले पर एक भयानक खाई थी, 1000 फुट गहरी खाई, और उस खाई का उसको कुछ पता नहीं था। मौत उसके करीब खड़ी उसे आवाज दे रही थी।
35 वर्षीय फौजी पायलट टॉम स्मिथ को उस वक्त इसके अलावा कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उससे सिर्फ 20 गज के फासले पर उसके 6 साथियों की लाशें पड़ी हैं और उसके 4 साथी मौत की सिसकियां ले रहे हैं। 31 जनवरी 1966 की रात के 2 बजे वह 2 इंजन के एक विक्टोरिया जहाज को लेकर बर्लिन से इस्तांबुल के लिए रवाना हुआ था। 3 घंटे बाद वह यूनान के बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजर रहा था कि अचानक उसके जहाज का इंजन खराब हो गया और पलक झपकते ही जहाज पहाड़ की एक बर्फ से ढकी चोटी पर गिर पड़ा। उसके अलावा जहाज में उसका एक सहायक था और 9 अन्य मुसाफिर। जब वह उड़ान के लिए रवाना हो रहा था तो उसके एक साथी ने कहा था, टॉम, तुम एक लंबी उड़ान पर जा रहे हो और तारीख 31 है। 31 तारीख से क्या होता है? टॉम ने मुस्कुराकर पूछा। यह गिनती बहुत मनहूस होती है, टॉम को जवाब मिला। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। यह अंधविश्वास भरी बातें हैं। यह गिनतियां हमारी बनाई हुई हैं और गिनतियां कभी मनहूस नहीं होती हैं। टॉम यह कहता हुआ हवाई अड्डे की इमारत में दाखिल हो गया था और अब टॉम को याद आ रहा था कि सचमुच उसके दोस्त ने ठीक ही कहा था। 31 की गिनती सचमुच मनहूस होती है। लेकिन फिर उसने इस विचार को अपने मस्तिष्क से झटककर सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरों की तरह टॉम भी जहाज से गिरा था, लेकिन यह उसका भाग्य था कि उसे बिल्कुल चोट नहीं लगी थी, सिर्फ उसके कपड़े जगह से फट गए थे। कुछ मिनट के लिए वह उसी तरह लेटा रहा। उसके बाद वह उठा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर तरफ धुंध भरी बर्फ ही बर्फ थी। ऊंचे पहाड़ थे और आबादी का कोई नामो निशान तक नहीं था। वह अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ा। कोहरे की वजह से उसे 2 फुट से आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभी उसने चंद कदम ही बढ़ाए थे कि वह लहराया और खाई में लुढ़क गया। लुढ़कने के दौरान उसने कई जगह पत्थरों पर टिकने की कोशिश की कि शायद कोई पत्थर का उभरा हुआ किनारा या कोई झाड़ी उसके हाथ में आ जाए, किंतु उसे असफलता ही हाथ लगी। वह फिसलता ही गया, यहाँ तक कि 1000 फुट नीचे फिसलने के बाद वह बर्फ की एक घाटी में धंस गया। एक ही दिन में यह दूसरी घटना उसके साथ घट गई, लेकिन उसका सौभाग्य रहा कि इस दुर्घटना में भी वह मरने से बच गया था। बर्फ पर लेटे-लेटे उसने अपने जिस्म को टटोलकर देखा। कहीं भी चोट नहीं आई थी। उसने खड़े होकर अपने कपड़ों पर से बर्फ झाड़ी और सिर उठाकर उस झाड़ी की ओर देखने लगा, जहां उसके छोटे से जहाज का ढांचा पड़ा हुआ था और जिसकी आड़ में उसके 4 साथी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। टॉम के जहाज में कोई खराबी नहीं थी जब वह यूनान की हवा में दाखिल हुआ था, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि उसका जहाज बेकाबू हो गया और वह उस चट्टान पर गिर गया था। दुर्घटना के बाद वह भी बेहोश हो गया था और जब उसकी आंख खुली थी तो उसके चारों तरफ या तो लाशें बिखरी पड़ी थीं या कुछ जख्मी दर्द से तड़पते हुए चीख चिल्ला रहे थे। जहाज के ढांचे का पिछला हिस्सा एक बहुत बड़े खोल की तरह पड़ा हुआ था। जोरदार बर्फबारी हो रही थी। टॉम ने सोचा क्यों न इन जख्मियों को उठाकर इस खोल में लिटा दिया जाए। जख्मियों को उठाने के लिए जब वह आगे बढ़ा तो मालूम हुआ कि 6 आदमी अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। बाकी जख्मियों को उसने उठाकर जहाज के ढांचे के खोल में ले जाकर लिटा दिया। इस काम से फुर्सत पाने के बाद टॉम ने इस आशा के साथ आसमान की ओर देखा कि शायद कोई जहाज उड़ता हुआ उसे नजर आ जाए और वह उसको मदद के लिए इशारा करे, लेकिन दूर दूर तक आकाश में किसी जहाज का पता नहीं था। इस तरह कई दिन बीत गए और 3 फरवरी की सुबह आ गई। अब टॉम ने अपनी अगली योजना के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 1 घंटे तक अपने दिमाग को खाली रखने के बाद उसमें जैसे नई ताकत पैदा हो गई।
वह आबादी की तलाश में आगे बढ़ा और 2 घंटे तक चलता ही रहा। आखिर उसे दूर एक ऊंची चट्टान पर एक मकान नजर आया। उस मकान में रोशनी भी हो रही थी। टॉम को उस रोशनी में उम्मीद की एक झलक नजर आई। वह चट्टान की तरफ तेजी से चल पड़ा, लेकिन जब वह चट्टान के बिल्कुल नजदीक पहुंचा तो उसे पता चला कि चट्टान बिल्कुल सीधी है और उस पर चढ़ना अपनी मौत को दावत देना है। हालात बेहद खराब थे, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि टॉम ने मौत के उस आमंत्रण को भी कबूल करने का फैसला कर लिया। वह चट्टान बिल्कुल सीधी थी और उसकी ऊंचाई कम से कम 70 फुट थी। घायल शरीर के साथ उस ऊंचाई को पार कर पाना आसान काम नहीं था। उसने गौर करना शुरू किया तो देखा कि चट्टान में कुछ कुछ फासले पर कुछ चट्टानें उभरी हुई थीं। यह बात अलग थी कि यह उभार भी एकदम चिकने थे। उसने अपने दिल को मजबूत किया और पत्थरों को पकड़ पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। हद यह कि यह इंच फुटों में बदलते गए। अब वह 10 फुट ऊपर चढ़ चुका था और इन 10 फुटों तक पहुंचने के लिए उसे कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ा था। इतने से परिश्रम से ही वह बुरी तरह हांफने लगा था। चट्टानों के साथ लगातार रगड़ने से उसका जिस्म जगह जगह से कटफट गया था और उसके हाथ पांवों से खून बहने लगा था। अभी 60 फुट की ऊंचाई बाकी थी, मगर वह निश्चित था। अपनी अब तक की सफलता पर गौर करने के लिए उसने सिर को मोड़कर नीचे देखने की कोशिश की। जो ही उसने गर्दन को नीचे की तरफ मोड़ा, चट्टान पर उसकी पकड़ एक क्षण के लिए ढीली पड़ गई। फिर वह संभल नहीं पाया। उसका पांव अचानक फिसला और खौफनाक आवाज के साथ 10 फुट नीचे आ गया। वह पीठ के बल नीचे गिरा और अभी दर्द की भरपूर लहर उसकी चेतना को झंझोर भी न पाई थी कि वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे शरीर का जोर जोर दर्द से फटता हुआ सा महसूस हुआ। ठीक उसकी निगाहों के ऊपर 70 फुट ऊंची चट्टान जैसे उसकी असमर्थता का मजाक उड़ा रही थी। चट्टान का यह मजाक उसे अच्छा न लगा। धीरे धीरे उसने अपने शरीर में ताजगी एवं ताकत इकट्ठी करने की कोशिश की। बहुत देर तक वह बेसुध पड़ा हुआ सोचता रहा कि अब किस तरह मौत से बचकर जिंदगी हासिल करे। अब उसमें इतनी ताकत न रह गई थी कि वह इस जानलेवा चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करे। वह इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रह गई थी जो उसे दोबारा कोशिश करने में मदद करे। बर्फानी हवा और चोटों की वजह से उसका सारा जिस्म सुन्न होता जा रहा था और वह सोच रहा था कि अगर वह जल्द से जल्द कुछ न कर सका तो फिर जीवन भर कुछ न कर पाएगा और यही वादी घाटी उसके लिए कन्न बन जाएगी। जिस्म के साथ साथ उसका दिमाग भी सुन्न होता जा रहा था। उसकी आंखों में भी नींद का दबाव बढ़ता जा रहा था। पलकें बार बार मुंदने लगी थीं। वह इस मान से बचना चाह रहा था। वह जानता था कि अगर एक बार उसकी आंखें बंद हो गई तो दोबारा कभी खुल नहीं पाएंगी। नींद से बचने के लिए उसने अपने सिर को जोर से झटका और उसी समय उसकी आंखें फिर उसी टिमटिमाते चिराग की रोशनी पर गड़ गई जहां पहुंचने पर वह दोबारा जन्म ले सकता था। लेकिन पहुंचे तो कैसे पहुंचे? और फिर उसके दिमाग में यह बात आई कि उस मकान के मालिक अपने खाने पीने और रहन सहन के लिए जरूर नीचे भी आते और ऊपर भी चढ़ते होंगे। यह बात तो पक्की थी कि इस तरफ से न तो वे हमेशा जा सकते हैं और न नीचे आ सकते हैं। यह सोचकर वह एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। जरूर इस रास्ते के अतिरिक्त और भी कोई रास्ता है, ऐसा विचार कर वह उस अनजाने रास्ते की तलाश में लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ लिया। बाईं तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला था और दाहिनी ओर जंगल और मैदानी इलाका था। वह इन्हीं इलाकों से अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर के बाद उसे एक पगडंडी नजर आई।
पगडंडी को देखते ही उसने अपने शरीर में एक नई ताकत अनुभव करनी शुरू की। अब उसने पूरी रफ्तार के साथ अपना सफर करना आरंभ कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पानी की मध्यम आवाज सुनाई देने लगी। ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता गया, आवाज उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। फिर जब वह उस आवाज के करीब पहुंचा तो देखा कि एक पहाड़ी नाला उसका रास्ता रोके हुए था। जिंदगी को जो वह इतने करीब आई सोच चुका था, अब फिर उसे दूर जाती नजर आने लगी। टॉम ने नाले की बाईं तरफ से चलना शुरू किया। कारण ये था कि उसके विचारानुसार वह मकान उसी और था। कुछ आगे चलने के बाद अचानक उसे वह रोशनी फिर से नजर आने लगी, लेकिन यह बात वह अच्छी तरह से समझ चुका था कि उस रोशनी तक पहुंचने के लिए उसे नाला अवश्य पार करना पड़ेगा। तब उसने आंखें बंद करके सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। बहुत दूर उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे और पानी और बच्चों का विचार आते ही उसमें फिर से जीने की इच्छा पैदा हो गई और वह और भी उत्साह से आगे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह नाले की सतह पर खड़ा हुआ था। टीम ने नाले के पानी में अपना दायां पैर डाला, तत्काल उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। नाले का पानी बेहद ठंडा था, लेकिन नाला तो उसने हर हाल में पार करना ही था। वह हिम्मत जुटाकर नाले के बर्फानी पानी में कूद गया और पूरी शक्ति से पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ चला। नाले का पानी और ऊपर की ठंडी हवा उसके शरीर को गलाए दे रहे थे, किंतु जीवन की आशा उसे निरंतर प्रेरणा देती हुई आगे बढ़ने को प्रेरित कर रही थी। अंततः उसका प्रयास सफल हुआ। कुछ ही देर बाद वह नाले के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। फिर उसने अपने कपड़ों से पानी निचोड़ा और उस मकान की ओर देखने लगा जो उसकी आशाओं का केंद्र बिंदु था। थोड़ी ही देर बाद वह उस मकान के सामने खड़ा था। वह मकान एक फॉरेस्ट ऑफिसर का था। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसे जलती अंगीठी के पास बैठाया। उसे अपने वस्त्र बदलने के लिए दिए ताकि वह गीले कपड़ों को निचोड़कर उन्हें सुखाने के लिए धूप में डाल सके। उसने टॉम को गर्मागर्म कॉफी पेश की। फिर जब टॉम कुछ सामान्य सा हुआ तो उसने अपनी आप बीती फॉरेस्ट ऑफिसर को बताई। फॉरेस्ट ऑफिसर ने तत्काल निकटवर्ती एयरपोर्ट से फोन मिलाकर वहां के संबंधित अधिकारियों से टॉम की मदद करने का आग्रह किया। एयरपोर्ट पर तो टॉम के गुम हुए विमान को लेकर पहले ही हाय तौबा मची थी। तुरंत ही 2 हेलीकॉप्टर उसकी सहायता के लिए रवाना हो गए। टॉम बच गया। उसकी जीने की अदम्य चाहत ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 साहस का फल। दोस्तों, जॉन बी स्मिथ बहुत ही आत्मविश्वासी और मजबूत दिल व दिमाग का मालिक था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि वह अपने होशोहवास पर नियंत्रण न रख सका। डॉक्टर ने उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद बहुत ही अफसोस और दुख के साथ उसे बतलाया था कि वह 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। जॉन अभी नौजवान था और फिर बहुत ही दुखदायी बात यह थी कि अगले सप्ताह ही एक प्यारी सी लड़की मैरी से उसका विवाह होने वाला था। डॉक्टर के क्लिनिक से अपने दफ्तर यानी फर्स्ट नेशनल बैंक तक जाते हुए उसने कई बार ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया। बैंक को खुले हुए मुश्किल से 15 मिनट ही गुजरे थे, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी। जॉन सोच रहा था कि जब वह बैंक के चेयरमैन हेनरी को अपना इस्तीफा सौंपेगा तो चेयरमैन पर उसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी। जॉन ने अपनी कार खड़ी करने के बाद पिछली सीट पर से अपना पुराना काला बैग उठाया और बैंक के अंदर चला गया। बैंक की इमारत के अंदर दाखिल होने के बाद उसने वहां एक और ही अजीब नजारा देखा। बैंक में आए हुए 10 आदमी अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए खड़े थे। खुद बैंक का चेयरमैन हेनरी भी दूसरे आदमियों और खजांची के साथ हाथ ऊपर उठाए हुए था। 2 डाकू बैंक की नकदी एक काले बैग में भरने के बाद बैंक के मुख्य द्वार की ओर लौट रहे थे।
उनमें से एक ने बैग संभाला हुआ था और दूसरे ने पिस्तौल तान रखी थी। वे दोनों दरवाजे की ओर पीठ किए हुए थे, उल्टे पैरों वापस लौट रहे थे। यही कारण था कि जब जॉन स्मिथ घबराया हुआ बैंक में दाखिल हुआ तो वे उसको न देख सके और जॉन स्मिथ से टकरा गए। जॉन स्मिथ फर्श पर गिर गया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ बैग भी छूटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने फुर्ती से झुककर दोबारा से बैग उठा लिया। पिस्तौल वाले लुटेरे ने उसकी ओर पिस्तौल तान लिया तो वह डरकर लेटा का लेटा रह गया। वे दोनों लुटेरे जिस तेजी से बैंक में दाखिल हुए थे उसी तेजी से बाहर निकले और अपनी काले रंग की कार में बैठकर उड़न छू हो गए। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ पहुंची। हर आदमी बैंक में पड़ी उस डकैती का आंखों देखा हाल सुनने को बेचैन था। उस हंगामे के दौरान मिस्टर हेनरी बहुत व्यस्त थे। तंग आकर जॉन स्मिथ ने अपना बैग उठाया और कार में जाकर बैठ गया। उसे बैंक में पड़े डाके में कोई दिलचस्पी नहीं थी। होती भी कैसे? जिस व्यक्ति ने कुछ महीने बाद मर ही जाना है, उसकी बला से तो बैंक चाहे लुटे चाहे न लुटे। कुछ देर बाद जॉन स्मिथ की खटारा कार मैरी के घर के सामने आकर रुको और वह कार का दरवाजा खोलकर मैरी के घर में दाखिल हो गया। मैरी ने उसका स्वागत किया। जॉन स्मिथ की हालत देखकर मैरी समझ गई कि जॉन आज कुछ ज्यादा हो परेशान है। मैरी ने उसे कुर्सी पर बैठाया, फिर पूछा, जॉन क्या बात है? आज चेहरा बदरंग सा क्यों लग रहा है? जॉन ने बिना किसी भूमिका के जवाब दिया, मैरी डार्लिंग, तुम आज एक मिट्टी के ढेले से संबोधित हो। क्या मतलब? मतलब यह कि यदि मैं मेहनत न करूं, तंबाकू न पीऊं तो शायद 6 महीने जिंदा रह सकता हूं, वरना इससे पहले ही मर जाऊंगा। जॉन स्मिथ के जाने के बाद भी मैरी घंटों यूं ही बैठी रोती रही। शहर से लगभग 10 मील दूर टूल रोड पर पेड़ों से घिरी हुई एक पुरानी इमारत थी। लुटेरों की लंबी काली कार धूल उड़ाती हुई उस इमारत में पहुंची और तीनों लुटेरे कार से कूदकर बाहर निकल आए। काला पुराना सा थैला उनके सरदार मोनिक शीले के हाथ में था और उसके दोनों साथी सिलिम और वाज उसके पीछे पीछे सिर झुकाए चल रहे थे। वे बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्न थे, लेकिन जब उन्होंने थैला खोलकर देखा तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस थैले में नए नोटों के स्थान पर 2 पुरानी पैंट, 2 कमीज, कई जोड़े मोजे और एक जोड़ी पुरानी चप्पल, एक पुराना कंघा, बुश और 3-4 पुरानी किताबें रखी हुई थीं। फिर अचानक वास को ख्याल आया कि बैंक से निकलते समय वह एक लंबे से दुबले-पतले नौजवान से टकराया था। कुछ देर तक थैले को उलटने पलटने के बाद उन्हें जॉन स्मिथ के फ्लैट का पता भी मिल गया। उधर जॉन स्मिथ थकाहारा टूटे हुए दिल के साथ घर पहुंचा। वहां नहाकर वह कपड़े बदलना चाहता था, मगर जब उसने अपना थैला खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कपड़ों की बजाय थैला नए करारे नोटों से भरा हुआ था। कुछ पल के लिए उसे महसूस हुआ जैसे वह कोई सपना देख रहा है, मगर जब उसने नोटों को हाथ लगाकर देखा तो उसे यकीन आ गया कि यह सपना नहीं, हकीकत है। नोट बिल्कुल असली हैं। अभी वह नोटों को देख ही रहा था कि दरवाजे पर लगी घंटी की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने जल्दी जल्दी नोट समेटे और उन्हें सोफे के मोटे कुशन के नीचे छिपा दिया। उसने दरवाजा खोला तो सामने मैरी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। जॉन को देखते ही वह कहने लगी, जॉन, तुम्हारी जिंदगी इतनी कम है कि मैं चाहती हूँ जीवन का अधिकांश समय तुम्हारे साथ ही गुजारूं। जॉन उसकी बात का कोई उत्तर देता, उससे पहले दरवाजे की कॉलबेल फिर से बज उठी। दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर घर की सफाई करने वाली नौकरानी खड़ी मुस्करा रही थी। मैरी ने पास जाकर चिंतातुर स्वर में पूछा, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बीमारी बताई है जॉन? जॉन उसके प्रश्न का उत्तर देने जा ही रहा था कि एक बार फिर से कॉलबेल घनघना उठी। मैरी
ने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही यूं लगा जैसे भूचाल आ गया हो। सिलिम और वाज ने मैरी को एक तरफ धकेला और कमरे में अंदर घुस आए। जॉन गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। उसने क्रोधित स्वर में पूछा, यह क्या बेहूदगी है? कौन हो तुम? मोनिक ने उसके प्रश्न का उत्तर देकर सीधा सवाल किया, बैंक से तुमने जो काला थैला उठाया था, वह थैला कहाँ है? वाज ने जॉन का कॉलर पकड़ लिया और क्रूर स्वर में बोला, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अगर झूठ बोलकर तुमने हमें गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की तो तुम्हारे दोनों कान उखाड़ दूंगा, समझे? मैरी डरकर चिल्लाई, यह सब क्या हो रहा है? मोनिक ने जेब से पिस्तौल निकाला और उसका रुख जॉन की तरफ कर दिया। बताओ, सही उत्तर दोगे या? वाज ने मोनिक की ओर देखते हुए कहा, सरदार, इसके जवाब का इंतजार करने की क्या आवश्यकता है? क्यों न हम इस घर की तलाश ले लें? मोनिक ने ऐसा करने का संकेत दिया। वाज और सिलिम ने फ्लैट का सामान उलट पुलट करना शुरू कर दिया। जल्दी ही उन्हें खाली काला थैला मेज के नीचे रखा मिल गया। यह रहा वह बैग, वाज जोर से चिल्लाया, इसका मतलब यह है कि रुपया भी यहीं कहीं होगा। फिक्र मत करो, अभी तलाश किए लेते हैं। यह कहकर वाज ने फ्लैट की तलाशी लेने का इरादा किया, मगर उसी पल दरवाजे की घंटी एक बार फिर जोरों से घनघनाने लगी। वाज ने आगे बढ़कर सतर्क भाव में दरवाजा खोला। एक 30 वर्ष का अजनबी नौजवान अंदर गया और पूछने लगा, तुम में से जॉन बी स्मिथ कौन है? इससे पहले कि अजनबी मामले पर गौर करता, सिलिम और वाज ने उसे आनन फानन में बांधकर एक ओर डाल दिया। तभी अचानक फोन की घंटी बजने लगी। सभी चौकन्ने हो गए। मोनिक ने जॉन स्मिथ को आदेश दिया, तुम फोन सुनो, लेकिन अगर जरा भी गड़बड़ की तो तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। बेचारे जॉन स्मिथ ने सहम कर रिसीवर उठाया और बोला, जी हाँ जी जनाब, ठोक है। बैंक के प्रेसिडेंट का फोन था। वह पुलिस के साथ यहां आ रहे हैं। वे बैंक लूटने वालों के बारे में मुझसे पूछताछ करना चाहते हैं, उसने बताया। मोनिक ने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर अपने साथियों को आदेश दिया, हमें तुरंत यहां से चल देना चाहिए। फिर उसने जॉन और मैरी को साथ चलने का इशारा किया। मोनिक ने बाज को हुक्म दिया, तुम बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, हम अभी बाहर आते हैं। वाज ने आज्ञा का पालन किया। बाहर जाते हुए उसने जेब में हाथ डाला। कार की चाबियों के साथ साथ कागज का एक टुकड़ा भी जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया, मगर कोई उसे देख न पाया। वे सब एक लाइन में फ्लैट से बाहर निकले। बरामदे में नौकरानी सफाई करने में व्यस्त थी। उसने जब इन लोगों को जॉन की कमर पर पिस्तौल लगाकर उसे बाहर ले जाते देखा तो हैरान रह गई। फिर उसने तुरंत अंदर जाकर पुलिस को सूचना दे दी। इस बीच फर्श पर पड़ा अजनबी नौजवान अपने आप को रस्सियों से मुक्त करने में सफल हो चुका था। एकाएक उसकी नजर फर्श पर पड़े कागज के टुकड़े पर पड़ी। यह एक मकान के किराए की रसीद थी। मकान का पता था कैंट फार्म, टूल रोड। अजनबी ने कागज के टुकड़े को जेब में डाला और घर से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात बैंक के चेयरमैन हेनरी और पुलिस इंस्पेक्टर से हो गई। तभी मकान से भागी हुई नौकरानी आई। उसने सारी बातें पुलिस इंस्पेक्टर को बता दी। सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर उल्टे पांव वापस लौट गया। मोनिक और उसके साथी टूल रोड की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक जगह उनकी कार ट्रैफिक के बीच फंस गई। उनकी कार के आगे दो बड़े बड़े ट्रक जा रहे थे और पीछे तेज रफ्तार कारें थीं। मैरी अगली सीट पर वाज और सिलिम के बीच सैंडविच बनी बैठी थी। कार की रफ्तार कम होते ही उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। वाज ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की तो उसने उसकी बाह पर इतनी जोर से काटा कि स्टीयरिंग नियंत्रण से बाहर हो गया।
यह देखकर सिलिम ने एक जोरदार कोहनी उसके पेट में दे मारी। मैरी दर्द से बिलबिला उठी। उसके गले से एक घुटी हुई चीख निकल गई। अब तो जॉन के लिए धैर्य रखना मुश्किल हो गया। उसने आव देखा न था। उछलकर मोनिक की मोटी गर्दन पकड़ ली और दरवाजे के हैंडल पर लाते मारकर उसे खोलने में सफल हो गया। उसने मोनिक को खिड़की से बाहर धकेला और उसे लिए हुए कार के बाहर गिर गया। जॉन को नीचे गिरते देखकर मैरी ने और भी जोरों के साथ चीखना शुरू कर दिया। इस हंगामे से बाज बौखला गया और कार सामने वाले ट्रक से टकरा गई। कार एक झटके के साथ रुक गई। मौके का फायदा उठाकर मैरी ने दरवाजे को लात मारकर खोल लिया। सिलिम और मैरी बाहर आ गए। इसी बीच पोछे से आती हुई एक कार लुटेरों की कार से टकरा गई। उस कार का जख्मी ड्राइवर गुस्से में सिलिम की ओर लपका और सिलिम से भिड़ गया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। ड्राइवर खूब हट्टा कट्टा व्यक्ति था। उसने एक जोरदार मुक्का सिलिम के पेट में दे मारा। सिलिम दर्द से बिलबिलाकर दोहरा हो गया। वास ड्राइवर की ओर झपटा तो ड्राइवर ने उस पर भी मुक्कों की बरसात कर दी। इस बीच सारा ट्रैफिक रुक गया। दूसरी ओर जॉन और मोनिक एक दूसरे से भिड़े हुए थे। मैरी जॉन की मदद के लिए उसकी ओर दौड़ी और मोनिक की पकड़ से जॉन को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अचानक वहां पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजने लगा। थोड़ी ही देर में एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया। शोर के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जॉन स्मिथ ने संक्षेप में इंस्पेक्टर को समझा दिया कि किस तरह उन लोगों के थैले बदल गए थे और बैंक से लूटा हुआ रुपया उसके फ्लैट में सुरक्षित है। इतनी देर में अजनबी नौजवान भी वहां पहुंच गया और उसने जॉन के समीप पहुंचकर पूछा, क्या तुम ही जॉन स्मिथ हो? हाँ, जॉन ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा। भाई, मैं अस्पताल से आया हूं, जहां तुमने अपना परीक्षण करवाया था। मैं तुम्हें यह खबर देने तुम्हारे घर गया था कि जो रिपोर्ट तुम्हें मिली है वह तुम्हारे परीक्षण की रिपोर्ट नहीं है। दरअसल वह एक दूसरे मरीज की रिपोर्ट थी जो गलती से तुम्हें दे दी गई थी। जॉन स्मिथ यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। तो क्या मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं? उसने पूछा। बिल्कुल, 16 आने। यह जानकर तो जॉन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह मैरी को बाहों में बांधकर खुशी से नाचने लगा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठे। अंततः उसके जीवन की आशा फिर से बलवती हो उठी थी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 छोटी उम्र हौसला बड़ा। दोस्तों, वह अचानक ही मोटर लॉन्च में प्रविष्ट हुआ था। हाथ में पिस्तौल लिए और उन दोनों को खूनी निगाहों से घूरते हुए वह आगे बढ़ने लगा। मैरी अपने पिता से मिलने बोबिया द्वीप पर जा रही थी, जो लंदन के बंदरगाह बोबर से 45 मील दूर गहरे समुद्र में आबाद था। वह अपने पिता के मोटर लॉन्च से ही सफर कर रही थी। लॉन्च में केवल वह थी और उसका ड्राइवर डेविड। मैरी ने भयभीत नजरों से गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा और पहली ही नजर में उसे पहचान गई। वह यूरोप का कुख्यात डाकू टोनी वाल्टर था। उसके फोटो कई बार अखबारों में छप चुके थे और उसको पकड़ने के लिए एक भारी राशि के इनाम की घोषणा भी की जा चुकी थी। तुम दोनों अपने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो, उसने गरजदार आवाज में आदेश दिया। जरा भी हिलने डुलने का प्रयास किया तो मैं तुम दोनों को गोलियों से भून दूंगा। फिर उसने डेविड से कहा, तुम ऐसे ही दोनों हाथ ऊपर उठाकर इधर आ जाओ। और स्टेरिंग? डेविड ने डरते डरते पूछा। उसे मैं संभाल लूंगा, टोनी ने जवाब दिया। उसकी चिंता मुझे होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। फिर तो डेविड को उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ा। सामने आते ही उसने डेविड को पिस्तौल की नाल पर फर्श पर बैठा दिया। पिस्तौल को अपने पैरों के पास रखकर उसने जेब से एक पतली सी रेशम की डोरी निकाली और उससे डेविड के हाथ पैरों को बांधकर उसे फर्श पर लिटा दिया।
मैरी ने समझा अब मेरी बारी है, लेकिन उसने मैरी से कहा, देखो लड़की, तुम बिना हिले डुले अपनी जगह पर बैठी रहो। अगर चतुरता दिखाने की कोशिश की तो उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा। मैरी जानती थी कि उसे ऐसा करने में जरा भी संकोच नहीं होगा, और फिर वह थी भी तो बच्ची। सिर्फ 13 साल की ही तो उम्र थी उसकी। इतने बड़े डाकू का मुकाबला वह कैसे कर सकती थी। अतः वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। टोनी बड़े आराम से चलता हुआ स्टीयरिंग पर जा बैठा। फिर जब उसने यह बताया कि उसे मार्सो द्वीप जाना है, तो सुनते ही डेविड के मुंह से एक कराहसी निकल गई और मैरी तो एकदम जैसे अपने होशोहवास ही खो बैठी। मार्सी द्वीप वहां से लगभग 800 मील की दूरी पर था। यह भयंकर द्वीप चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर समुद्र के अंदर की नुकीली चट्टानें सिर उठाए खड़ी थीं। उस द्वीप तक पहुंचना बहुत जोखिम का काम था। बड़े बड़े जहाज भी उससे कतराकर निकलते थे। यह द्वीप चारों ओर से सुरक्षित होने के कारण हमेशा से ही डाकुओं, बदमाशों और जेल से भागे हुए कैदियों का अड्डा बना हुआ था। अब मैरी की समझ में बात आ चुकी थी। पुलिस उसका पीछा करती रही होगी और वह उनकी आंखों में धूल झोंककर किसी प्रकार उसकी मोटर लॉन्च में आकर छिप गया होगा। चूंकि उसके चारों ओर पुलिस का जाल बिछ चुका है, इसलिए वह अब अपनी जान बचाने के लिए मार्सी द्वीप जाएगा। कुछ दिन आराम करके जब पुलिस उसको मरा हुआ समझ चुकी होगी, यह फिर आकर लोगों का जीवन दूभर कर देगा। मैरी के सामने बहुत से सवाल उठ खड़े हुए थे। एक तो उसका छोटा सा लॉन्च तूफानी लहरों का सामना करने के योग्य न था। अगर होता भी तो ईंधन का सवाल सामने आ जाता। लॉन्च में जितना पेट्रोल था वह सिर्फ बोबिया जाने के लिए ही काफी था। अगर यह लॉन्च किसी तरह वहां तक पहुंच भी जाए तो उसका क्या होगा? डेविड का क्या होगा? मौत, उसने सोचा। हर तरह से मौत का ही मुकाबला है उसके लिए। अपने चारों तरफ मौत ही मौत देखकर मैरी का मस्तिष्क जाग उठा। उसने हिम्मत हारने की बजाय हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। उसने सोचा, हम दोनों के मुकाबले में उसके पास पिस्तौल ही ऐसा हथियार है जो उसका भरपूर साथ दे सकती थी। डेविड तो रस्सियों से जकड़ा पड़ा है, वह कैसे साथ देगा? यह तो बाद की बात है, मैरी ने सोचा। पहले किसी तरह पिस्तौल पर तो अधिकार प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन कैसे? पिस्तौल तो वह अपनी टांगों पर रखे बैठा है। उसे पहले बातों में लगाया जाए। इंसान कभी न कभी तो निश्चित हो ही जाता है। मैरी ने गला साफ करके डरते डरते पहला प्रश्न किया, मार्सी द्वीप तो 800 मील दूर है। हम बिना ईंधन वहां कैसे पहुंचेंगे? ए लड़की, वह गुर्राया, अपने काम से काम रख। हम पहुंचेंगे या नहीं, यह मेरा सिर दर्द है, तुम्हारा नहीं। लेकिन हम भी तो आपके साथ हैं, मैरी ने आदर के साथ कहा। हमें भी तो वहां जाना है, फिर पूछे बिना काम कैसे चलेगा? अब पहली बार टोनी ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा, फिर बोला, रास्ते में और भी जहाज मिलेंगे। एक बच्ची की बात कोई नहीं टाल सकता। लेकिन अगर तनिक भी चतुराई दिखाई तो समुद्र में नजर आओगी। आप इतने बड़े बहादुर होकर, मैरी ने दुखी स्वर में कहा, एक बच्ची से ऐसी क्रोध भरी बातें करते हैं। हमने तो सुना था कि बहादुर होने के साथ साथ आप दयालु भी हैं। इसीलिए तो हम लोग आपको हीरो समझकर पूछते हैं। टोनी ने उसकी बात का कोई उत्तर तो नहीं दिया, परंतु इस बार जब उसने पलटकर देखा तो उसको आंखों का भाव बदला हुआ था। उसकी आंखों में पहले जैसा जंगलीपन नहीं था। थोड़ी देर तक वह सोचता रहा, फिर उसने भी बात शुरू कर दी और मैरी को सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसकी जान नहीं लेगा, बल्कि मार्सी द्वीप पर पहुंचकर किसी न किसी तरह डेविड के साथ उसके देश वापस भेज देगा। मछली जाल के करीब आ रही है, मैरी ने सोचा और बहुत हमदर्दी भरे स्वर में प्रार्थना की कि वह काफी थक गया होगा।
इसलिए डेविड को खोलकर उसे लॉन्च चलाने दे, उससे उसे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन टोनी बिना कोई जवाब दिए स्टीयरिंग पकड़े उठती हुई लहरों को घूरता रहा। तब अचानक मैरी को रेडियो रूम का ख्याल आया, जो कि उसके करीब ही था। उसने धीरे धीरे उसकी ओर खिसकना शुरू कर दिया। मैरी खिसकते खिसकते रेडियो रूम के करीब पहुंच ही रही थी कि टोनी ने गर्दन घुमाकर पीछे की ओर देखा। वह जहां थी वहीं बर्फ की तरह जमकर रह गई। लेकिन टोनी उसकी चाल को न समझ सका। उसने कहा, बेबी, अगर तुम बैठे बैठे थक गई हो तो लेट जाओ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। वह हाथ पसार कर लेट गई। अब उसका हाथ रेडियो स्विच पर था। उसने बहुत धीरे से उसे ऑन कर दिया और जब उसने महसूस किया कि उसका संदेश अब जा सकता है, तब उसने इस तरह बोलना शुरू किया कि समझने वाले समझ जाएं और टोनी को कोई शक न हो। मिस्टर टोनी, वह बोली, आप इतने बहादुर डाकू होकर भी पुलिस के डर से मार्सी आइलैंड भागे जा रहे हैं। अभी तो हम बोबिया द्वीप से 40 मील दूर उत्तर पश्चिम कोने पर होंगे। कृपया आप हमें वहां न ले जाएं। आप हम दोनों को हमारे ठिकाने पर पहुंचा दीजिए। आप शौक से हमारी लॉन्च ले जाइए। टोनी ने फिर भी कोई उत्तर न दिया। वह चुपचाप लॉन्च को ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ता रहा। थोड़ा समय और गुजर गया। अंधेरा छाना आरंभ हो गया। अंधकार के साथ साथ लहरों की गरजदार आवाजें भी बढ़ने लगीं। हवा, जो अब तक रुकी हुई थी, वह भी तेज होने लगी। धीरे धीरे लहरें भी ऊंची होने लगीं और छोटा सा वह लॉन्च लहरों पर तिनके की मानिंद डोलने लगा। मैरी 3 दूसरा संदेश भेजा, मीटोनी, भगवान के लिए इस समय आप हम पर दया कीजिए। समुद्र की दशा खराब होती जा रही है। आप डेविड को रस्सी से मुक्त कर दीजिए। आप अकेले कुछ कर न पाएंगे। डोबर बंदरगाह पर मैरी का पहला संदेश पहुंच चुका था, लेकिन हार्बर के कर्मचारी अभी सोच विचार में ही उलझे हुए थे। उन्हें बार बार यह शक हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को गलत रास्ते पर लगाने के लिए यह टोनी की कोई चाल हो, क्योंकि इससे पहले भी टोनी ऐसी कई चालें चलकर पुलिस को धोखा दे चुका था। पुलिस का ध्यान दूसरी ओर लगाकर वह साफ बच चुका था। इसलिए मैरी के पहले संदेश पर उन्होंने भी यही समझा कि यह जरूर टोनी की कोई दोस्त बोल रही है। लेकिन लड़की की दूसरी आवाज सुनते ही उनका ध्यान उसकी ओर केंद्रित हो गया। अभी वह कुछ फैसला नहीं कर पाए थे कि टोनी की आवाज गूंजी, लड़की शोर मत मचा, इसके आगे वे सुन न पाए। हवा के दबाव ने आवाज का गला घोंट दिया था, लेकिन पुलिस के लिए इतना ही काफी था। फिर तो पूरे बंदरगाह पर खलबली मच गई। जब टोनी ने अपनी जगह से हिलने का नाम न लिया तो मैरी खड़ी हो गई और टोनी के पास आकर बोली, मीटोनी, अगर आप डेविड को ड्राइव नहीं करने देना चाहते हैं तो मुझे ड्राइव करने दें। अंकल प्लीज हटिए न। अंकल शब्द ने टोनी जैसे निर्दयी इंसान के दिल में भी घर कर लिया। टोनी ने प्यार भरी नजरों से गर्दन झुकाकर मैरी की ओर देखा। मैरी के लिए इतना ही काफी था। उसने शेरनी की तरह पंजा मारकर पिस्तौल पर कब्जा कर लिया और फिर जब तक टोनी संभलकर उठता, वह 2 कदम पीछे हटकर ललकार ठठी, हाथ ऊपर उठा लो। नहीं तो। टोनी ने घबराकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। टोनी विवश होकर ज्यों ही डेविड की ओर बढ़ा, एक जोरदार लहर लॉन्च से टकराई और लॉन्च का संतुलन बिगड़ गया। वह उलटते उलटते बची। मैरी का पूरा ध्यान टोनी की ओर था। झटके में वह भी खुद को न संभाल सकी और लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। टोनी मैरी पर टूट पड़ा। मैरी उठते उठते टोनी के चंगुल में आ गई। पहाड़ जैसी लहरें समुद्र में उठ उठकर बोट से टकरा रही थीं। बोट बिना नियंत्रण के लहरों पर तिनके की तरह डोल रही थी। एक बार फिर जोरदार झटका।
लगा और दोनों अपना नियंत्रण खो बैठे और एक साथ फर्श पर आ गिरे। अब दोनों डेविड के बिल्कुल करीब थे। डेविड भी अपना पूरा जोर लगाकर उठकर बैठ गया। अब तक मैरी की ताकत जवाब देने लगी थी। टोनी ने जैसे ही अपना पिस्तौल उससे छीनना चाहा, मैरी ने पूरी ताकत लगाकर पिस्तौल समुद्र में फेंक दिया। टोनी ने घबराकर सिर उठाकर पिस्तौल की तरफ देखना चाहा, इतना मौका डेविड के लिए काफी था। उसने अपने दोनों बंधे हुए हाथों का फंदा टोनी के गले में डाल दिया और उसे दबोच कर बैठ गया। डेविड मजबूर था। मैरी जानती थी कि वह देर तक टोनी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसे और तो कुछ न सूझा। उसने पानी की बाल्टी उठाकर टोनी के सिर पर दे मारी। जिस समय ये लोग जल्दी जल्दी बेहोश टोनी को बांध रहे थे, पहला हेलीकॉप्टर इन्हें ढूंढने में सफल हो गया। वह इनाम जो टोनी को पकड़वाने के लिए था, बहादुर मैरी को मिला, मगर मैरी ने पूरी रकम डेविड को दे दी। पाठ को जानते हैं वह कितनी रकम थी? इनाम की रकम थी पूरे $2 लाख। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।